वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं क्रांति कोड। इससे पहले हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया है। जो लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हों वो जल्द से जल्द उस वीडियो को देख लें, ताकि ये जो भी क्रांति कोड वगैरह चीज़ें समझाई जाती हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ सकें। ठीक है ना। तो हमारे पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो हम बनाएं वो सारी उन सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं क्रांति कोड। क्रांति कोड क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। जैसे आपने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, आपने प्रकाश के अपवर्तन में देखा कि प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं या अविलंब की ओर झुकती हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्रांति कोण में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। हम उसको यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें, देखिए एक फिगर हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये फिगर है ये, ठीक। और ये हो गया आपका अविलंब, ठीक है, ये अविलंब हो गया। अब प्रकाश की किरणें यहाँ पर हम माध्यम लिख दे रहे हैं सघन। कौन सा माध्यम? सघन। सघन का मतलब हो सकता है जल हो, कांच हो, सघन माध्यम। ठीक है ना। और इधर माध्यम हम कर दे, ऊपर वाला माध्यम है आपका क्या है? सघन है, यानी ऊपर के जितने माध्यम होंगे वो सब सघन होंगे, और नीचे का माध्यम हम कर दे रहे हैं विरल। कौन सा माध्यम? विरल। ये विरल माध्यम है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से क्या कर रही है? विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ये प्रकाश की किरणें आई, ये सघन माध्यम से आ रही हैं, इसे हम आपतित किरण कहेंगे। और ये क्या करती हैं? जब किसी विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, ये विरल माध्यम है, यहाँ से जब प्रवेश करती हैं तो वो क्या होती हैं? अविलंब से बहुत अधिक दूर हटती हैं। और अविलंब से बहुत अधिक दूर हटने की वजह से वो क्या होता है? अविलंब से बहुत अधिक दूर हटने की वजह से वो क्या करती हैं? यहाँ पर अविलंब से वो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ जाती हैं। यानी प्रकाश की किरणें ऐसे आई और यहाँ से अपवर्तन के बाद क्या होती हैं? 90 डिग्री का कोण अविलंब से बनाती हुई चली जाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा इसे हम कहेंगे आई, ये आपतन कोण है। तो क्रांतिक कोण क्या है कि सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण, कौन सा आपतन कोण? ये वाला, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं क्रांति कोण। कौन सा कोण? ये आपतन कोण जो होता है इसे हम थीटा सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्रिटिकल एंगल। ये जो आपतन कोण है इसे हम क्या कर सकते हैं? थीटा सी भी लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं क्रांति कोण। यानी एक बार डिफिनीशन हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण, ये आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना, ये विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण है, का मान 90 अंश से हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? अविलंब से 90 अंश हो जाता है। तो इस कोण को हम कहते हैं, ये जिसके आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश बना, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसे थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि सघन माध्यम में स्थित, सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? उसे क्रांतिक कोण कहते हैं।
और इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा सी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा सी से। तो हमने बताया क्या कि ये जो है आपतन कोण, जिसे आप थीटा सी भी लिख सकते हैं, यही आपका है आपतन कोण, ठीक है ना। और इसी के को हम कहेंगे क्रांतिक कोण, यानी इसी कोण पर क्या हो रहा है, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गई क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण के बाद हम चलेंगे, क्रांतिक कोण का कुछ सूत्र है। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक इक्वल टू होता है 1/sin सी, ठीक है ना। 1/sin सी या थीटा सी, जो क्रांतिक कोण को रिप्रेजेंट करेगा। ये वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक के लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं इसके आगे। इसके आगे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। इसके आगे की चीज़ों को हम समझेंगे। जो हमारा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, TIR भी बोलते हैं, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि कोई सघन माध्यम है, मान लीजिए ये है कोई सघन माध्यम, ये ऊपर वाला माध्यम क्या है, सघन माध्यम, ठीक है ना, सघन, और नीचे वाला क्या है, विरल, ठीक है। अब यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलती हैं तो क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से क्या होती है, विरल माध्यम में जाना चाहती है, तो अपवर्तन इतना अधिक हो जाती है कि वो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी तो उसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, आए, और अपवर्तन कोण का मान ये क्या हो गया, यहाँ तक तो 90 डिग्री था, यहाँ से 90 डिग्री से क्या हो गया, अधिक हो गया, 90 प्लस थीटा, यानी 90 से अधिक हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो सघन माध्यम में स्थित, ये सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण का मान जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अगर अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। यानी सघन से आई और सघन में ही क्या हुई, वापस चली गई। तो इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। यानी सघन से आएगी और अपवर्तित इतना अधिक हो जाएगी विरल माध्यम से कि वो पुनः उसी माध्यम में चली जाएगी। तो इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इसकी दो शर्तें हैं, इनकी शर्तों को जानना जरूरी है। इनकी दो शर्त हैं। पहला शर्त यह है, देखिए पहला शर्त क्या है कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रकाश की किरणें क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक या अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक होना चाहिए,
तो ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए दो चीज़ें मुख्य रूप से जरूरी हैं। पहला, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। जो आप देख रहे हैं ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो सघन से विरल में जाएगी तभी ये घटना होगी, अन्यथा नहीं होगी। दूसरी, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक होना चाहिए। यानी ये जो अपवर्तन कोण का जो ये मान है, आप देख भी रहे हैं कि 90 अंश से अधिक है। अगर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक नहीं है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं नहीं होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं को डिस्कशन कर लें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि हीरे चमकदार क्यों दिखाई देते हैं। तो हीरे की चमकदार दिखाई देने का रीज़न यही है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, क्योंकि उसमें जो भी प्रकाश प्रवेश करते हैं उसमें से बाहर जल्दी निकल नहीं पाते हैं। इस वजह से वो बार बार टकराते रहते हैं और उसी के अंदर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दूसरी घटना इस पे पूछ लिया जाता है कि पेंसिल, ये कांच वगैरह जो चटक जाते हैं वो उनकी दरारें चमकदार क्यों दिखाई देती हैं। तो उनकी दरारों की चमकदार दिखाई देने का भी यही रीज़न है कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सघन से विरल में जाएंगी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। इस वजह से क्या होती हैं कि जो भी दरारें होती हैं वो चमकदार दिखाई देती हैं। तीसरी कंडीशन एक और बता देते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना कौन सी घटना पर आधारित है। तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, क्योंकि रेगिस्तान में मृग मरीचिका जब बनती है तो वहाँ पर आप देखते हैं कि रेगिस्तान में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और बहुत अधिक गर्मी पड़ने की वजह से क्या होती है कि प्रकाश की किरणों की वजह से जो रेत की सतह की जो वायु होते हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर की वायु जो होती हैं वो ठंडी होती हैं। अर्थात ऊपर की वायु सघन माध्यम का कार्य करती है और नीचे की वायु विरल माध्यम की कार्य करती हैं और इसकी वजह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएँ हो जाती हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसमें जो होता है ऊर्जा का किसी प्रकार से ह्रास नहीं होता है। जो भी हम लोग नेटवर्किंग सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं उसमें जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा क्या होती है कि जो सिग्नलों को भेजा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की ह्रास नहीं होती है और वो पूरी सिग्नल एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक आसानी से भेजी जा सकती हैं। तो इस तरह आपने समझा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएँ और उससे संबंधित चीज़ों को, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।